आज हम पढ़ते हैं निश्चित समाकलन। इसमें देखिए, यदि डी बाई डी एक्स कैपिटल एफ एक्स बराबर आपको प्राप्त होता है स्मॉल एफ एक्स तथा जो एक्स है स्वतंत्र चर उसके दो मान हैं ए और बी, तो ए बी एफ एक्स डी एक्स आपको प्राप्त होता है कैपिटल एफ एक्स। लिखिएगा यहाँ पर कैपिटल एफ एक्स का अवकलन किया आपको स्मॉल एफ एक्स मिला, तो जब स्मॉल एफ एक्स का आप समाकलन करोगे तो आपको प्राप्त होगा कैपिटल एफ एक्स और ये एक्स के मान ए और बी। पहले आप बी का मान रखोगे एक्स के स्थान पर माइनस, फिर ए का मान रखोगे एफ ए, तो इसे बोलते हैं ए और बी सीमाओं के मध्य फलन एफ एक्स का निश्चित समाकलन। जहां पर ये जो ए है ये निम्न सीमा कहलाती है, जिसे लोअर लिमिट भी बोलते हैं, और बी जो है वो उच्च सीमा कहलाती है, जिसे अपर लिमिट भी बोलते हैं। तथा जो अंतराल ए बी है, ओपन इंटरवल ए बी है, वो आपके समाकलन परिसर कहलाता है। इसी में देखिए, यदि d बाई डी एक्स कैपिटल एफ एक्स प्लस सी आपको प्राप्त होता है एफ एक्स, तो ए टू बी सीमाओं के बीच जब आप एफ एक्स का समाकलन करेंगे आपको प्राप्त होगा कैपिटल एफ एक्स प्लस सी और ए और बी सीमाएं। पहले आप उच्च सीमा लगाओगे, एक्स के स्थान पर बी रखा आपने, फिर आप निम्न सीमा लगाओगे माइनस करके, तो एक्स के स्थान पर आपने ए रखा। जब आप ये कोष्टक हटाओगे तो एफ बी प्लस सी माइनस एफ ए, ये माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होकर के माइनस सी, तो सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको प्राप्त होगा एफ बी माइनस एफ ए। यहाँ पर देखिए एफ बी माइनस एफ ए का अर्थ है कि जो आपने ये समाकलन किया उसका आपको एक निश्चित मान प्राप्त हुआ। ये आपके जो स्वेच्छ अचर c है उस पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए इसको निश्चित समाकलन बोलते हैं तथा ये अद्वितीय होता है। अर्थात जब आप निश्चित समाकलन ज्ञात करेंगे तो उसका एक ही मान प्राप्त होगा, कोई दूसरा मान प्राप्त नहीं होगा। जैसा कि आप अनिश्चित समाकलन के अंतर्गत ज्ञात करते थे तब आपको प्लस सी मिलता था और प्लस सी के स्थान पर आप मान चेंज करके दूसरे मान प्राप्त कर सकते थे, यहाँ पर ऐसा नहीं। देखिए अगला टॉपिक आता है योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन, डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम। इसमें क्या होता है कि यदि एफ एक्स जो है बंद अंतराल ए बी के वास्तविक मानों के लिए एक सतत फलन है, तो देखिएगा इसका ग्राफ मान लिया जाए, आपको इस प्रकार प्राप्त होता है। ये आपके एक्स अक्ष हो गया और ये आपके वाई अक्ष हो गया। एफ एक्स का ग्राफ कुछ इस प्रकार मिलता है। मान लीजिए यहाँ पर देखिए ये x इज इक्वल टू ए
यहाँ पर x इज इक्वल टू b। अब आपके फंक्शन f(x) x बराबर a, x बराबर b पर x अक्ष के द्वारा जो क्षेत्र घिरा हुआ है, इसको आप क्या करते हैं कि भाई n बराबर भागों में विभाजित कर देते हैं। n बराबर जो भाग हैं वो सभी भाग आपके आयताकार हैं और इन प्रत्येक आयताकार पट्टिका की ऊंचाई h है। पहली आयताकार पट्टिका की लंबाई जो है मान ली जाए fa, दूसरी आयताकार पट्टिका की जो चौड़ाई है वो fa प्लस h, तीसरी जो आयताकार पट्टिका की चौड़ाई है वो fa प्लस 2h और जो अंतिम आयताकार पट्टिका है उसकी चौड़ाई fa प्लस n-1 इंटू h हो। तो देखिएगा जब हम इस आयताकार पट्टिका का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो क्या प्राप्त होगा कि पहली पट्टिका का क्षेत्रफल यानी कि h इंटू fa, दूसरी पट्टिका का क्षेत्रफल h इंटू fa प्लस h, तीसरी पट्टिका का क्षेत्रफल h इंटू fa प्लस 2h। इसी प्रकार आगे सभी पट्टिकाओं का क्षेत्रफल हम जोड़ेंगे तो अंतिम जो पट्टिका है उसका क्षेत्रफल आएगा h इंटू fa प्लस n-1 इंटू h। तो यहाँ पर देखिएगा ये तो हो गया आपके इस पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। इसमें अगर आप लिमिट h टेंड्स टू 0 लगा दो तो ये जो फंक्शन है f(x) उसका सीमाओं a से b के बीच में निश्चित समाकलन कहलाता है। ये सूत्र थोड़ा सा इस प्रकार से परिवर्तित हो जाएगा। देखिए अगर आप यहाँ पर h कॉमन ले लेते हो तो ये आपको मिलेगा fa प्लस h, इसके बाद fa प्लस 2h और आगे भी इसी प्रकार आप h कॉमन लोगे तो यहाँ पर a प्लस n-1 इंटू h आपको प्राप्त होगा। यहाँ पर देखिएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 क्यों ली है ये मैं आपको बताता हूँ। मान लिया जाए ये आपके जो एक पट्टिका है उसको आप इस प्रकार समझें जैसे ये एक पट्टिका है, यहां से मैंने एक लंब डाल दिया, इसको मैंने ऊपर बढ़ाया और यहां से भी लंब डाल दिया। ये a, ये b, c, ये d, ये e और ये f है। यहां से देखिएगा मैं सर्वप्रथम ले रहा हूं a b c d a का क्षेत्रफल, तो एरिया ऑफ a b c d a। फिर दूसरा ले रहा हूं मैं देखिएगा a b e d a ये वाली, तो एरिया ऑफ a b e d a। तीसरा मैं ले रहा हूं देखिएगा a b e f a, तो ये हो गया एरिया ऑफ a b e f a। देखिए ये जो नीचे वाली पट्टिका है यहां से यहां तक a b c d a, इसका क्षेत्रफल छोटा होगा या कम होगा a b e d a से, और इसका भी क्षेत्रफल कम होगा a b e f a से। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक आयताकार पट्टिका आपने ली और उसमें 3 प्रकार के क्षेत्रफल आपके आ रहे हैं। तो इस प्रकार इस आयताकार पट्टिका का जो क्षेत्रफल है वो वेरी कर रहा है या परिवर्तित हो रहा है, उसके लिए 2 काम हमने किए हैं। एक तो इसकी जो चौड़ाई है वो बिल्कुल नगण्य मात्र है कि एक ही बिंदु पर यहाँ पर आपके उसकी चौड़ाई मान ली जाए, यानी जो ये ऊंचाई में जो परिवर्तन आ रहा है वो नगण्य मात्र हो। और दूसरा h टेंड्स टू जो 0 है
उसके कारण भी इसका मान निश्चित आए, इसलिए यहाँ पर लिमिट भी h टेंड्स टू 0 ली गई। दूसरा यहाँ पर देखिए h जो है वो आपके है b माइनस a, और इस क्षेत्र को आपने n बराबर भागों में बांटा है तो n से डिवाइड कर दिया है। जब आपके पास n टेंड्स टू इंफिनिटी हो तो आपको h टेंड्स टू क्या मिलेगा, 0। देखिएगा यहाँ आप n टेंड्स टू इंफिनिटी रखेंगे तो 1 अपॉन अनंत आपको क्या मिलता है, 0 मिलता है, इसलिए h क्या बन गया, 0 बन गया। देखिए जब आप इस सूत्र के प्रयोग द्वारा निश्चित समाकलन ज्ञात करते हैं तो इसे हम बोलते हैं प्रथम सिद्धांत द्वारा समाकलन। या फिर इसी को बोलते हैं आदितः समाकलन, और इसी का तीसरा नाम भी है संकलन द्वारा समाकलन। जब आप इस सूत्र का प्रयोग करके समाकलन ज्ञात करेंगे तो आप ये सूत्र उसी समय लगाएंगे जब आपसे योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन पूछा जाए। इससे रिलेटेड आपको 6 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम के अंतर्गत मिलता है, इसलिए आप इसका जो प्रोसेस है उसको अच्छी तरीके से सीखिए और अपने दिमाग में बिठाइए। स्टेप बाय स्टेप अपने को इसको सीखना है। देखिए जब आप योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन सूत्र द्वारा ज्ञात करेंगे तो आपको कुछ सूत्रों की आवश्यकता पड़ेगी, और वो सूत्र आपके पास ये लिखे हुए देखिएगा। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के योगफल का सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1/2। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग होता है n इंटू n प्लस 1/2 की होल स्क्वायर। जब आप सूत्र के द्वारा निश्चित समाकलन ज्ञात करेंगे तो वहां पर आपको n पद नहीं मिल करके n-1 पद मिलेंगे। तो जब आप इन सूत्रों में n के स्थान पर n-1 रखेंगे तो ये सूत्र क्या बन जाएंगे, देखिएगा आपको केवल n के स्थान पर n-1 रखना है। यहाँ n-1 रखा, यहाँ भी आपने n-1 रखा, ये एक से एक कैंसिल आउट हो गया, आपका सूत्र बन गया n-1 इंटू n/2। तो जब n-1 पद होंगे तो आप ये सूत्र काम में लेंगे। इसी प्रकार देखिएगा जब n-1 पदों के वर्गों का योगफल होगा तो ये सूत्र आपके क्या बनेगा, देखिएगा यहाँ आपने n के स्थान पर n-1 रखा, यहाँ भी आपने n के स्थान पर n-1 रखा, और 2 इंटू n-1 प्लस 1 और अपॉन 6। यहां से देखिएगा जब आप इसे सॉल्व करेंगे ये आपको n-1 प्राप्त हुआ, यहाँ पर -1 और 1 कट गए, आपको n प्राप्त होगा। यहां से देखिएगा 2n-2 और प्लस 1, तो ये 2n-1 मिलेगा। तो यहाँ पर 2n-1/6। तो जब n-1 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करना हो तो आप ये सूत्र काम में लेंगे। और इसी प्रकार प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों के योग के स्थान पर n-1 पदों के योगफल आपको ज्ञात करने हो तो n-1 इंटू n/2 का होल क्यूब, ये सूत्र आप लगाएं। आपको 2 सूत्र ये भी काम में लेने होंगे। समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल, आपको पता है कि समांतर श्रेणी के पद a प्लस d प्लस a प्लस 2d a प्लस 3d, और ये nवां पद a प्लस n-1 इंटू d होता है, और इसके योगफल
का सूत्र होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसी प्रकार गुणोत्तर श्रेणी के जो n पद हैं उनका योगफल आपके पास होता है a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1, जबकि r बड़ा है 1 से। तो इन पांचों सूत्रों का आपको प्रयोग करना होगा। जब भी आपके क्वेश्चंस में ये एक्सप्रेशंस आएंगे आप इन सूत्रों का प्रयोग करके उन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करेंगे। अब एक एक करके हम इसके एग्जांपल लेते हैं। देखिए पहला एग्जांपल आता है योगफल की सीमा के रूप में 0 से 2 x प्लस 4 dx का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर योगफल की सीमा के रूप में लिखा हुआ है, तो आप लोग क्या करेंगे, सूत्र का प्रयोग करेंगे। सर्वप्रथम आप लिखे माना I बराबर 0 से 2 x प्लस 4 dx। अब आप सूत्र लिखें, चूंकि a से b f x dx बराबर होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 h f a प्लस h f a प्लस 2h f a प्लस 3h प्लस डॉट 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 f a प्लस n-1 इंटू h और ये कोष्टक बंद। जब आप इन दोनों फंक्शंस की तुलना करोगे समाकलनों के साथ, तो a बराबर आपको मिला 0 और b बराबर आपको मिला 2। अब देखिए चूंकि h बराबर आपने सूत्र क्या लिखा था, b माइनस a बटे n, यानी h आपको मिल जाएगा, b का मान रखा आपने 2, a का मान रखा 0 और बटे n, तो h बराबर 2 बटे n। यहाँ पर ध्यान रखें यदि n टेंड्स टू इंफिनिटी है तो h टेंड्स टू 0। आगे देखिएगा, क्योंकि f(x) आपको क्या मिला है, यहाँ पर देखें f(x) के स्थान पर आया है x प्लस 4 और a आपको पता है 0 होगा। यहाँ पर देखिएगा इन सभी फंक्शंस के आप मान निकालेंगे और उनको इस सूत्र में रखेंगे। जब आप f(a) निकालेंगे तो a का मान है 0, तो f(0) बराबर होगा, यहाँ पर आपने 0 रखा, फंक्शन में आपको 4 मिला। इसी प्रकार जब आप a प्लस h निकालेंगे तो देखिएगा f(0 प्लस h) जब आप यहाँ पर रखोगे तो ये 0 प्लस h रखा तो आपको मिला h प्लस 4। इसी प्रकार fa प्लस 2h जब निकालोगे तो a क्या है 0, इसलिए 0 प्लस 2h, 0 प्लस 2h जब आप इसमें रखोगे तो 0 प्लस 2h प्लस 4, ये आपको मिल गया 2h प्लस 4। इसी प्रकार fa प्लस 3h यानी कि f(0) प्लस 3h, इसका मान आपको मिलेगा जब ये मान आप यहाँ पर x के स्थान पर रखोगे, 0 प्लस 3h प्लस 4, तो 3h प्लस 4। देखिए आपके मन में ये सवाल होगा कि भाई इसमें कितने मान निकालें, तो आपको इस प्रथम 4 मान निकालने होंगे और एक लास्ट अंतिम यानी पूरे 5, ताकि आप जब सीरीज का चयन करो तो आपको स्पष्टतया उसके पदों का पता चल जाए। तो इतने पद आपको निकालने होंगे। अंतिम देखिएगा a प्लस n-1 इंटू h यानी 0 प्लस n-1 इंटू h, ये आपको मिलेगा 0 प्लस n-1 इंटू h प्लस 4 यानी n-1 इंटू h प्लस 4। इसलिए 0 से 2 x प्लस 4 dx इसके स्थान पर रखा, लिमिट h टेंड्स टू 0 h fa ये आपको मिला था 4, a प्लस h आपको मिला था h प्लस 4,
फिर आप देखिएगा 2h प्लस 4, इसके बाद 3h प्लस 4 और डॉट 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 अंतिम आपको मिला था n-1 इंटू h प्लस 4 और एक कोष्टक 1। आगे देखिए, यहाँ पर आप इन पदों को जब गौर से देखेंगे तो यहाँ देखिएगा 4 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ सभी जगह है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ से h एक बार, फिर 2 बार, 3 बार और लास्ट n-1 बार आया है। तो 4 कितनी बार आया है? देखो n-1 बार तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा और एक यहाँ पर भी है, यानी जो 4 है वो आपके पास आया है n टाइम्स। तो आप यहाँ पर लिख दें n बार, ठीक है। इसके बाद देखिएगा दूसरी सीरीज आपने अलग की, ये देखिए यहाँ पर h 2h 3h और n-1 इंटू h। तो ये दूसरी सीरीज आपके पास क्या बन जाएगी? देखिएगा h 2h 3h और ये n-1 इंटू h और ये कोष्टक 1। आगे देखें, जब आपके पास देखिएगा एक बार आता है 4 तो आप 1 गुणा 4 लिखेंगे, 2 बार आता है तो 2 गुणा 4 लिखेंगे, 3 बार आता है तो 3 गुणा 4 लिखेंगे, अभी n बार आया है तो n गुणा 4 लिखेंगे, अर्थात इसके स्थान पर आप क्या लिख सकते हैं? 4n। तो यहां से देखिएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये h आपके बार है, इसके स्थान पर आपने लिखा 4n प्लस, इस पूरी सीरीज में से h आप कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा आपको मिलेगा 1 2 प्लस 3 और आगे n-1 और ये कोष्टक 1। और देखिएगा ये प्रथम n-1 प्राकृत संख्याओं का योगफल है। तो देखिए क्या होता है, 1 प्लस 2 प्लस 3 और जब n पद हो तो आपको सूत्र पता है n+1/2। अभी आपके पास n-1 पद आए हैं तो यहाँ पर देखिएगा n के स्थान पर जब आप n-1 रखोगे तो n-1 इंटू n/2 आपको प्राप्त होगा। तो जब आप ये सूत्र यहाँ पर लगाएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, h 4n प्लस h तो यहाँ पर बाहर है गुणा में और इस पूरे के स्थान पर आप ये रखोगे तो n-1 इंटू n/2। अब यहाँ पर देखिए आपने h का जो मान था वो निकाला था h बराबर 2/n, जबकि n टेंड्स टू इंफिनिटी तो h टेंड्स टू 0। यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, देखिएगा h बराबर 2/n भी आप यहाँ पर रख सकते हो और n बराबर 2/h भी आप यहाँ पर रख सकते हो। या तो आपको ये सारे h बनाने होंगे या ये सारे के सारे n बनाने होंगे। ध्यान रखें जब आपने n बनाया है n को तो लिमिट आप n टेंड्स टू इंफिनिटी लेंगे और जब आप इनको h बना रहे हो तो आप लिमिट h टेंड्स टू 0 लेंगे। मैं अभी यहाँ पर देखिएगा h टेंड्स टू 2/n रख रहा हूँ तो सारे क्या बन जाएंगे? n बन जाएंगे। तो लिमिट कौन सी काम में लेनी है? n टेंड्स टू इंफिनिटी। तो यहाँ पर देखें जब आपने h के स्थान पर 2/n रखा
तो देखिएगा लिमिट भी चेंज कर दी, n टेंड्स टू इंफिनिटी, h के स्थान पर रखा 2/n, ये n है इसको n ही रहने दें। फिर आपके पास h आया उसके स्थान पर 2/n और साथ में n माइनस 1 इंटू n अपॉन 2। यहाँ पर देखिए 2 से 2 आप भाग दे दीजिए, n से n को आप भाग दे दीजिए एक बार, और ये 2/n है इसको आप अंदर ले जाएं तो आपको प्राप्त होगा 2/n इंटू 4n। यहाँ पर देखिएगा ये 2/n आ गया, और अगर आप यहाँ से एक n और कॉमन निकाल लें तो देखिएगा 1 माइनस 1 अपॉन n। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि जब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी हो तो या तो सारे n जो है वो कट जाए, और या फिर n आपको कॉमन लेकर के 1/n के रूप में परिवर्तित करने होंगे, ताकि आपका जो मान है वो n-आधारी रूप में नहीं आए या अनंत नहीं आए। उसके लिए आप क्या करें, जितने भी n हैं उनको 1/n बना दें। अब यहाँ पर देखिएगा आपको क्या प्राप्त होगा, ये तो मिल गया आपको 8, 2 गुणा 4 किया 8 मिल गया। यहाँ पर 2 गुणा 1 माइनस 1/n। अब यहाँ पर आपने लिमिट लगाई, आपको क्या प्राप्त होगा देखिएगा, ये तो 8 प्लस 2 गुणा 1 माइनस 1/अनंत, 1/अनंत का मतलब 0, तो यहाँ आपको केवल 2 मिलेगा, तो पूरा मिल गया 10। तो ये आपके इसका फाइनल आंसर है। इसी को आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, देखिएगा कि आंसर सही है या नहीं है। तो 0 से 2x प्लस 4dx, इसका जब आप समाकलन करोगे x² अपॉन 2 प्लस 4x, और ये लिमिट लगाई 0 से 2। यहाँ पर देखिए जब आप अपर लिमिट यहाँ पर लगाएंगे आपको प्राप्त होगा 4/2 प्लस 4 इंटू 2। जब आप इनमें 0 लगाएंगे तो आपको -0 प्राप्त होगा। यहाँ भाग दिया 2 बार, तो ये मिला 2 प्लस 8 यानी कि 10। तो देखिएगा जब आपसे कहा जाए कि भाई योगफल की सीमा के रूप में समाकलन ज्ञात कीजिए, तो ये आपको पूरा प्रोसेस काम में लेना है, और जब ऐसा नहीं कहे तो फिर आप इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। और इतना बड़ा प्रोसेस है, कहीं पर गलतियां नहीं हो, इसलिए आप उसको जांच कर लें कि भाई आपका सवाल है वो सही है या नहीं। देखिए अगला एग्जाम्पल आता है 2 से 3 लिमिट x² dx। पहले आप सूत्र लिख लें, a से b f(x) dx बराबर होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 h fa प्लस h fa प्लस 2h fa प्लस 3h डॉट 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 fa प्लस n-1 इंटू h। ये आपके सूत्र है। जब आप यहाँ पर देखेंगे तो a बराबर आपको मिला है 2 और b बराबर मिला है 3। चूंकि h बराबर क्या होता है b माइनस a/n, तो h बराबर हो गया 3 माइनस 2/n यानी कि 1/n। यदि n टेंड्स टू इंफिनिटी तो h टेंड्स टू 0। अब देखिएगा f(x) आप निकालेंगे तो f(x) के स्थान पर आया है x², और यहाँ पर a आपको लेना है 2। देखिएगा a आपको लेना है 2। जब आप इनके मान निकालोगे तो fa यानी कि f2 का मान निकालोगे तो 2 की घात 2 यानी कि ये मिल गया आपको 4। आगे आप देखिएगा कि fa प्लस h का मान आप निकालोगे, अर्थात f2 प्लस h का मान जब आप निकालोगे यहाँ पर आप रखोगे 2 प्लस h का होल स्क्वायर,
देखिएगा यहाँ पर ये 4 बन गया, a प्लस बी के होल स्क्वायर से बोला तो यहाँ पर 2 गुणा 2 4 और b यानी कि h प्लस h स्क्वायर। इसी प्रकार आप आगे भी ज्ञात करेंगे तो f a प्लस 2h आपको क्या मिलेगा 2 प्लस 2h, यानी कि x के स्थान पर आपने 2 प्लस 2h रखा। देखिए जब आप इसका वर्ग करोगे ये आपको प्राप्त होगा 4 प्लस 2 गुणा 4h प्लस 2h का होल स्क्वायर। इसी प्रकार जब आप तीसरा मान यहाँ पर निकालोगे a प्लस 3h, ये देखिएगा a प्लस 2 प्लस 3h बराबर 2 प्लस 3h का होल स्क्वायर। a प्लस b के होल स्क्वायर से जब आप इसको खोलोगे तो देखिएगा ये 4 प्लस 3 गुणा 4h प्लस 3h का होल स्क्वायर। इसी प्रकार जब आप अंतिम पद का निकालोगे तो देखिएगा 2 प्लस n माइनस 1 इंटू h, तो यहाँ पर देखिएगा 2 प्लस n माइनस 1 इंटू h इसका होल स्क्वायर। ये मान आपने x के स्थान पर रखा, x स्क्वायर किया तो देखिएगा पहला पद 4 बन जाएगा, दूसरा n माइनस 1 इंटू 4h प्लस n माइनस 1 इंटू h का होल स्क्वायर। ये सभी मान जब हम यहाँ पर रखेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, देखिएगा जब आप ये मान यहाँ पर रखोगे x स्क्वायर dx इस सूत्र में तो देखिएगा आपको क्या प्राप्त होंगे, f a इसके स्थान पर रखा आपने 4, फिर दूसरा रखा 4 प्लस 4h प्लस h स्क्वायर, तीसरा 4 प्लस 2 इंटू 4h प्लस 2h का होल स्क्वायर। फिर आगे देखिएगा ये आपने रखा 4 प्लस 3 इंटू 4h प्लस 3h का होल स्क्वायर, और जो अंतिम है वो आपने रखा तो आपको प्राप्त होगा, देखिएगा 4 प्लस n माइनस 1 इंटू 4h प्लस n माइनस 1 का होल स्क्वायर और h का स्क्वायर, और ये कोष्ठक बंद। अब आपको यहाँ पर सीरीजें बनानी है। देखिए तो आप यहाँ पर देखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0h, 4 देखिएगा यहाँ से स्टार्ट हुआ और n माइनस 1 पद तक है, इसका मतलब 4 कितनी बार आया है, आपके n बार आया है, तो यहाँ पर लिखा आपने n बार। फिर आप यहाँ पर देखिएगा मध्य पदों को, देखिए ये मध्य पद हैं, इनको आपको देखना है। तो यहाँ पर आया है 4h, उसके बाद देखिएगा 2 गुणा 4h, फिर 3 गुणा 4h डॉट डॉट डॉट, फिर n माइनस 1 गुणा 4h, ये आपके पास दूसरी सीरीज बन गई। फिर अंत में आप देखिएगा इसको यहाँ पर देखेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा कि h² प्लस 2h
का होल स्क्वायर, 3h का होल स्क्वायर, और यहाँ पर देखिएगा n-1 और x दोनों का ये स्क्वायर है। यह आपने कोष्टक बंद किया। अब देखिएगा सारी सीरीजें क्लियर हो गई, 3 सीरीज आपके बन रही है, तीनों क्लियर हो गई हैं। अब आप देखिए कि आपको इन सीरीजों में सूत्र लगाने हैं। इसके स्थान पर आप लिखोगे 4n, क्योंकि 4 जो है n बार आया है। यहां से आप देखिएगा 4h कॉमन निकाल लें। तो जब आप 4h कॉमन निकालेंगे आपको यहाँ पर 1, आगे 2, 3 और फिर अंतिम आपको मिलेगा n-1। यहां से देखिएगा आपने h स्क्वायर जब कॉमन लिया, यहाँ पर h स्क्वायर सभी में है देखिएगा। यहाँ बचा 1 की घात 2, यहाँ पर 2 की घात 2, आगे 3 की घात 2 और यहाँ पर n-1 की घात 2 और ये कोष्टक बंद। अब आगे देखिए इनमें सभी में आपको सूत्र लगाने हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h, ये आपके 4n, यहाँ पर देखिएगा ये 4h। इसका सूत्र आप पिछले सवाल में भी लगा चुके हैं। n-1 पद हैं तो n-1 इंटू n अपॉन 2 प्लस ये h स्क्वायर वर्गों का योग। देखिएगा चूंकि जब n पद आते हैं तो उनके वर्गों का योग होता है n इंटू n प्लस 1 टू n प्लस 1 अपॉन 6। जब n-1 पद आए हैं तो n-1 इंटू n इंटू 2n-1 अपॉन 6 आपको काम में लेना है। तो यहाँ पर देखिएगा n- पदों का योगफल जब आप वर्गों का योगफल जब आप ज्ञात करेंगे तो आपको n-1 इंटू n इंटू 2n-1 अपॉन 6 प्राप्त होगा। अब आगे देखिए आपने h का मान निकाला था 1 अपॉन n, यहाँ पर n अनंत है तो h क्या है 0 है। मैं जितने भी h आए हैं उनके स्थान पर 1 अपॉन n रखूंगा तो लिमिट भी चेंज करूंगा n टेंड्स टू इंफिनिटी। आगे देखिएगा कि यहाँ पर जब आप h के स्थान पर 1 अपॉन n लगाओगे तो n टेंड्स टू इंफिनिटी आप लिमिट लगाओगे। ये 1 अपॉन n h के स्थान पर रखा, 4n प्लस 4 इंटू h 1 अपॉन n, फिर यहाँ पर देखिएगा n-1 इंटू n अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन n का होल स्क्वायर यानी कि 1 अपॉन n स्क्वायर, और ये आपके पास n-1 इंटू n टू n-1 अपॉन 6। आगे देखिए जब आपने लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ली है तो यहाँ पर जितने भी n हैं वो 1 अपॉन n के रूप में परिवर्तित होने चाहिए या हटने चाहिए। तो आप लोग क्या करें, एक तो ये 1 अपॉन n है इसको अंदर गुणा कर दें, दूसरा इनमें से प्रत्येक में से आप n कॉमन निकालेंगे। उससे पहले आप देखिएगा यहाँ पर एक घात कम कर सकते हैं, n यहाँ पर एक बार भाग दे सकते हैं, 2 से यहाँ पर भाग दे सकते हैं। इस n को अंदर गुणा करेंगे तो देखिएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये 1 अपॉन n आपने अंदर गुणा किया तो 1 अपॉन n इंटू 4n प्लस 1 अपॉन n और ये 2 इंटू n-1, फिर यहाँ पर देखिएगा 1 अपॉन n बाहर से आया और एक 1 अपॉन n ये तो n स्क्वायर, n-1 और 2n-1 अपॉन 6 और ये कोष्टक बंद। और देखिएगा अब आप क्या करें, ये जो कट रहा है वो आप काट दीजिए आराम से और जो बचा हुआ है उसको रहने दीजिए।
और जितने भी आपके गुणनखंड हैं n वाले, इनमें से आप जब n कॉमन लेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, देखिएगा ये 2/n, यहां पर आपने n कॉमन लिया तो 1 - 1/n प्लस 1/n स्क्वायर, एक n यहां से एक यहां से, ये भी n स्क्वायर कॉमन आ गया और ये बन गया 1 - 1/n और 2 - 1/n और नीचे यहाँ पर है 6 और ये कोष्टक बंद। जब आप n से n को भाग देंगे, यहाँ n स्क्वायर को n स्क्वायर से देंगे, आपको क्या मिलेगा, देखिएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 4 + 2 × 1 - 1/n प्लस 1 - 1/n 2 - 1/n अपॉन 6 और ये कोष्टक बंद। यहाँ पर देखिएगा ये आपके 4 + 2 1 माइनस, जब आप इसकी जगह लिमिट लगाएंगे तो 1/n प्लस 1 - 1/n इंटू 2 - 1/n अपॉन 6। आगे देखिए 4 + 2 × 1 आएगा, क्योंकि ये 1/n 0 बन गया, 1 - 0 का मतलब 1, तो इंटू 1 प्लस यहाँ पर आपके पास देखिएगा 1, ये 2 और ये अपॉन 6। आगे देखिए ये 4 + 2 + 1/3, जब आपने यहाँ पर एलसीएम लिया तो ये 3 आया, 4 × 12, 3 दूनी 6 + 1 यानी कि ये आपको मिल गया 19/3। तो ये आपके हो गया फाइनल आंसर।